हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। ये अपने चैनल अब पढ़ाई पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 10वां लेक्चर है और यही इस टॉपिक का आखिरी लेक्चर है। इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं ह्यूमन के अंदर, उनकी पोजीशन क्या क्या होती है। ट्रिक्स के साथ हमने उनको याद भी किया था कि किस हिसाब से हम उनकी पोजीशन याद करें, क्योंकि आपको खूब बार ऑप्शन पूछ भी लेता है, डायग्राम भी बनाना पड़ जाता है। तो डायग्राम के अंदर आपकी नेमिंग ज़्यादा सही होनी चाहिए, डायग्राम के साथ साथ वो नाम ज़्यादा देखते हैं, तो उसके लिए आपको पिछला लेक्चर देखना चाहिए। और पिछले लेक्चर के अंदर हमने वो हार्मोन भी बता दिए हैं जो आपके एनसीईआरटी के अंदर जो एक्टिविटी इंग्लिश के अंदर एक्टिविटी है 7.4 एक्टिविटी ऐसे है, उसके अंदर जो है हिंदी मीडियम की बुक के अंदर नहीं थे पर इंग्लिश मीडियम की बुक के अंदर है। तो वो हार्मोन भी मतलब कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन सा हार्मोन आता है वो भी हमने पिछले लेक्चर में बताया है। इस लेक्चर के अंदर हम उन हार्मोन्स की बात करेंगे जो एनसीईआरटी के अंदर बहुत ज्यादा दिए हुए, मतलब जो थ्योरी के अंदर लिखे हुए हैं और उनको समझाया गया है। तो अगर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन के हिसाब से ऊपर से बात करते हैं हम। वैसे पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो देखो यहाँ पे ये ब्रेन वाला पार्ट जो होता है मैं पिछले लेक्चर में पूरा बता चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं बताऊंगा। यहाँ पे कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी। तो हम आज बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। किसकी बात करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड की। क्यों? क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर हम उन दोनों की बात कर चुके हैं, पीयूष ग्रंथि की। इसके बाद में जो अगली ग्रंथि आएगी उसकी बात, चलो हम सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अगली ग्लैंड की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कौन सा हार्मोन स्रावित होता है और उसका एक्शन क्या होता है। सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम लिखता हूं, कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, मतलब पीयूष ग्रंथि। सबसे पहले मैं बताऊंगा इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो इससे जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा? ग्रोथ हार्मोन। पूरा लिख लेना, हार्मोन मतलब वृद्धि हार्मोन। चूंकि यहां पे आपने जैसे ही ग्रोथ हार्मोन का नाम सुना आपको इसका फंक्शन समझ में आ गया होगा। ग्रोथ वृद्धि मतलब ये हार्मोन किससे रिलेटेड है? आपकी ग्रोथ से। अब ग्रोथ की बात आई तो आपके मन में आ रहा होगा कि ग्रोथ की बात तो हमने प्लांट में भी की थी, पर देखो प्लांट के अंदर किस प्रकार की ग्रोथ हो रही थी? किस प्रकार की ग्रोथ हो रही थी? डायरेक्शनल, मतलब दिशीय गति हो रही थी। एक पादप था उसके अंदर वृद्धि हो रही थी, अगर सूरज दिखा उसे तो वो सूरज की तरफ भागी। उसको हमने कौन सी मोमेंट बोला, उसे कौन सी गति बोली थी हमने? फोटोट्रोपिक। और अगर मान लो उसे पानी दिखा तो पानी की तरफ भाग रही थी, उसको हमने कौन सी बोली थी? हाइड्रोट्रोपिक मोमेंट। अगर उसे जमीन गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी की वजह से जा रही थी उसे हमने जियोट्रोपिक मोमेंट बोला। तो ये सारे मोमेंट जो हो रहे थे वो किसकी वजह से हो रहे थे? किसकी वजह से? लाइट की वजह से हो रहे थे, या ग्रेविटेशन की वजह से, या जल की वजह से हो रहे थे, किसी की और चीज की वजह से हो रहे थे। पर अगर हम ह्यूमन या एनिमल की बात करें तो वहां तो ऐसी ग्रोथ नहीं होती है। हम लाइट की तरफ देख के उसकी तरफ नहीं बढ़ते हैं। उधर लाइट दिख रही है, मेरा हाथ उधर जाके ऐसे रखूंगा तो भी नहीं बढ़ेगा, उधर बढ़ेंगे तो दोनों हाथ बढ़ेंगे। पर ऐसा भी नहीं है कि ऐसा नहीं होता तो किसी भी तरह की ग्रोथ हो जाती है कि अंगुलियां यही नहीं है। आपके एनसीईआरटी में दिया है कि मुंह के ऊपर अंगुलियां आ गई, पैर में है, पेट में अंगुलियां आ गई। ऐसे भी नहीं है। हमारे में जो ग्रोथ होती है वो एक कंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, मतलब सारी चीजों की वृद्धि होती है। ऐसे नहीं है कि एक हाथ बड़ा हो गया दूसरा हाथ छोटा रह गया। हाँ, कॉम्प्लेन वाले भी हो जाता है, वो अन्य केस हैं, उनकी बात हम नहीं करेंगे। अब जब आपको ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन समझ में आ गया तो इससे जो रोग होते हैं, डिजीज होते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी, अगर बचपन के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई तो क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है? कुछ याद नहीं करना है,
सब समझने का है। ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है, ग्रोथ से समझ में आ गया कि वृद्धि कराएगा, तो बात है खत्म। कि कमी रह गई तो बच्चा छोटा रह जाएगा या बोना रह जाएगा, उसकी लंबाई नहीं बढ़ पाएगी। और अगर ज्यादा हो गया, अगर ज्यादा हो गया ग्रोथ हार्मोन तो क्या होगा, उसकी लंबाई क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे देखना कि मान लो नॉर्मल इंसान 5 साल का इतना होता है, नॉर्मल इंसान 5 साल का इतना होता है, तो अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई तो वो यहां तक ही आ पाएगा, और अगर ज्यादा हो गई तो वो इतना बढ़ जाएगा। तो ये है ग्रोथ हार्मोन के साइड इफेक्ट्स। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल हाइट होगी, पर अगर कमी रह गई तो छोटा रह जाएगा, और ज्यादा हो गया तो बड़ा हो जाएगा। तो ग्रोथ हार्मोन में कोई प्रॉब्लम, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम समझ में आई? अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको फिर से समझाने के लिए हाजिर हैं, आप ही के लिए हम हैं। अब इसके बाद में हम दूसरे हार्मोन की बात करते हैं। दूसरे हार्मोन की बात करने से पहले आप अपनी रसोई में जाइए, और रसोई में जाके तो वहां से आप नमक का पैकेट उठाइए और उसके ऊपर देखिए, वहां उस नमक के पैकेट को जब आप देखोगे तो आपको कुछ मिलेगा। क्या लिखा होगा, आयोडीन युक्त नमक। क्या लिखा होगा, आयोडीन युक्त नमक। जाइए 2 मिनट का गैप लीजिए, वीडियो तो करिए बंद और पहले ये देखिए। तो मैंने ये क्यों बोला, मतलब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगला जो हार्मोन मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके सिंथेसिस के लिए, मतलब उसके निर्माण के लिए आयोडीन जरूरी है, उसके निर्माण के लिए आयोडीन जरूरी है। इसीलिए हम जब रोटी खाते हैं उसके अंदर भी नमक डालते हैं, सब्जी के अंदर भी नमक डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को चाहिए आयोडीन। अगर आयोडीन ऐसे नहीं जाएगा तो आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो वो हार्मोन नहीं बनेगा। अब बात कर लेते हैं, सस्पेंस खत्म करते हैं। दूसरी जो एंडोक्राइन ग्लैंड की बात हम करने जा रहे हैं वो है थायराइड ग्लैंड। कहां पे प्रेजेंट होती है, कहां पे प्रेजेंट होती है, कहां पे, गले में। कहां पे होती है, गले के अंदर पोजीशन होती है। अब आगे बात करूं, इससे कौन सा हार्मोन आएगा, तो इससे जो हार्मोन आएगा उसका नाम है थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन। अब नमक का पैकेट देखने के बाद में आपको क्या फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है कि ये नमक आयोडीन के साथ है। तो ये आयोडीन क्या करवा रहा है, क्या करवा रहा है, हार्मोन का निर्माण। कौन से हार्मोन का निर्माण, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण। अब हार्मोन का निर्माण तो हो गया भैया, पर हार्मोन करता क्या है, हार्मोन निर्माण क्यों कर रहे हैं, कुछ करता होगा तभी तो करता है, तभी तो निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या करवाता है कि आप रोटी के साथ खाते हो, आप सब्जी के साथ खाते हो, सब्जी में डाल के खाते हो, तो ये वही काम करता है। रोटी के अंदर क्या है, रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट। रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है। और आप सब्जी खा रहे हो, सब्जी के लिए तेल की जरूरत होती है, तो फैट, और इसके साथ आप प्रोटीन भी लेते हो, दाल बनाने के लिए चाहिए तो प्रोटीन। तो ये क्या करवाता है, ये थायरोक्सिन इन तीनों का, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करवाता है, मतलब उपापचय करवाता है। और इनका उपापचय करवा के ग्रोथ के अंदर क्या करता है, सहायता करता है। समझ में आई पूरी बात, समझ में आई? कुछ याद नहीं करना। कौन सी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। कौन सा हार्मोन, थायराइड से याद हो गया, थायराइड से थायरोक्सिन, नाम याद हो गया, कंप्लीट बात। क्या काम करता है ना, काम याद नहीं करना। क्यों, हमने नमक का पैकेट देख लिया, और नमक किसके साथ साथ खाते हैं, रोटी के साथ खाते हैं, सब्जी के साथ खाते हैं, दाल बनाते हैं तब भी हम दाल के अंदर भी नमक डालते हैं। तो फंक्शन उससे याद हो गया। क्या फंक्शन हुआ कि जो हमने खाया उसका मेटाबॉलिज्म, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म के अंदर सहायता
करता है और उसके साथ ही ये हमारी ग्रोथ के अंदर भी हेल्प करता है। अब सोचिए कि आपने मान लो नमक नहीं खाया, नमक खाना छोड़ दिया, या जिस कंपनी ने नमक बनाया उसने फर्जीवाड़ा कर दिया कि उसने आपको नमक, उसके अंदर नमक के पैकेट के ऊपर लिख दिया आयोडीन युक्त नमक, पर उसने उसके अंदर आयोडीन था ही नहीं, उस नमक में आयोडीन था ही नहीं। तो अगर आयोडीन की कमी हो गई तो क्या करेगा, क्या करोगे? आप रोटी तो अभी भी खा रहे हो, आप रोटी तो अभी भी खा रहे हो, सब्जी भी खा रहे हो, तो उनका मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा, उनका मेटाबॉलिज्म तो करना पड़ेगा। मतलब कि हमें थायरोक्सिन की जरूरत तो पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म करना है। तो अगर एक नॉर्मल सेल का ये सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया है, यहां से ये क्या करता है, आयोडीन को लेता है और उसके बाद में किसका निर्माण करता है, थायरोक्सिन का निर्माण करता है। अब ये क्या करेगा, आयोडीन की हो गई कमी, पहले 3 मॉलिक्यूल थे, आयोडीन की हो गई कमी आपके ब्लड के अंदर, तो ये क्या करेगा कि अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेगा। ये सेल क्या करेगी, अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेगी और बड़ी हो जाएगी कि जहां से भी पॉसिबिलिटी दिखे। अब इतनी देर इसके बाद सिर्फ इतनी पॉसिबिलिटी थी, पर अब पॉसिबिलिटी बढ़ गई। यहां किधर से भी अगर उसे आयोडीन मिला तो आयोडीन ले लेगा। क्यों? क्योंकि आप अभी तक भी भैया क्या कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, रोटी तो खा रहे हो, सब्जी भी ले रहे हो, तो थायरोक्सिन की जरूरत पड़ेगी। तो ये इसके लिए ये अपने सेल की साइज बढ़ा लेती है, तो आपका गला फूल जाता है और इस रोग को बोलते हैं गोइटर। क्या बोलते हैं? गोइटर, गलकंड। क्या बोलते हैं? गोइटर। वैसे हिंदी के अंदर भी इसे गोइटर ही बोल दिया जाता है। दोनों हार्मोन और दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड आपको याद हुई? कोई प्रॉब्लम हो तो बताना यार। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और वहां शर्म आती है तो आप पढ़ाई फेसबुक पेज पर जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो। दूसरा, आपको एंडोक्राइन ग्लैंड, उसका हार्मोन, उसका फंक्शन और उससे कौन सी बीमारी होती है, कैसे होती है, कुछ याद करना पड़ा? नहीं करना पड़ा ना, बस समझते जाइए, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। अब पोजीशन तो पता है ना इनकी, पिछला लेक्चर देखा है तो पोजीशन तो आपको पता ही होगी। तीसरे की बात करते हैं तो हम क्या है कि सीक्वेंस वाइज हम उसी हिसाब से नहीं पढ़ा रहे जैसे एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, हम ऊपर से पढ़ा रहे हैं। यहां पे कौन सी थी, कौन सी थी, पिट्यूटरी। यहां कौन सी आ गई, थायराइड। अब तीसरी यहां आएगी, तीसरी यहां आएगी। यहां कौन सी है, कौन सी थी, पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज की बात हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी की थी, अग्नाशय की बात कि ये क्या होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। क्यों होती है मिक्स्ड ग्लैंड, क्यों होती है? क्योंकि एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन के क्या 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 रूल हैं, क्यों वो एंडोक्राइन होती है, कौन सी ग्लैंड एक्सोक्राइन होती है, उसकी बात में हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी, तो अब नहीं करेंगे। अब इसकी बात सुनना, इससे सबसे पहले बात करते हैं कौन सा हार्मोन आता है। बात सुनना, मैंने क्या बोला, हार्मोन। अगर मैं एंजाइम बोल देता तो ये कौन सी ग्लैंड की तरह कार्य करती, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह, पर अभी मैं क्या बोला, कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो किसकी तरह काम कर रही है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। तो कौन सा हार्मोन आता है, इंसुलिन। और इंसुलिन का नाम मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी नहीं सुना है, इंसुलिन का नाम सबने सुना है। इंसुलिन कब देते हैं, इंसुलिन कब देते हैं? आपने घर में सुना होगा कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, इंसुलिन का इंजेक्शन। क्या बोला, इंसुलिन का इंजेक्शन। मैंने टेबलेट नहीं बोली है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम देनी है तो आपको इंजेक्शन ही वर्ड आएगा, वहां आपको कंफ्यूज करने के लिए इंसुलिन की टेबलेट्स भी आ सकती है। इंसुलिन की टेबलेट क्यों नहीं दी जाती है,
थोड़ा हाई पड़ जाएगा, पर बता देता हूं अगर कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि इंसुलिन एक प्रोटीन जो केमिकल नेचर होता है, इसका जो केमिकल नेचर होता है वो प्रोटीन होता है, और प्रोटीन जो होता है वो स्टोमक के अंदर, आमाशय के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है। इसलिए इसका क्या जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। एनसीईआरटी के अंदर भी इंसुलिन का इंजेक्शन लिखा हुआ है, तो ध्यान देना। अब इसके बाद में हमें बात करते हैं। तो आपने सुना होगा कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उन्हें ये दिया जाता है, तो ये क्या कर रही है, शुगर के पेशेंट को दिया जा रहा है, मतलब, और उनको ये भी बोला जाता है कि आप मीठा कम खाइए, मतलब आप शुगर कम लीजिए। मतलब ये क्या कर रही है, क्या कर रही है, शुगर को कम कर रही होगी। क्यों? क्योंकि उनके ब्लड के अंदर जब शुगर बढ़ी, जब शुगर का लेवल बढ़ा, तो हमने क्या किया, इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया। तो इंसुलिन ने क्या किया, इस शुगर के लेवल को कम कर दिया। अगर वो उसे ये क्यों बोला था शुगर कम लो, क्योंकि अगर वो शुगर कम लेगा तो इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी नहीं, इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो बात समझ में आई। इसका फंक्शन क्या है, हार्मोन, पेनक्रियास से कौन सा हार्मोन आता है, इंसुलिन, उसका फंक्शन क्या है, ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर क्या कम करना, शुगर की मात्रा को कम करना। अगर इंसुलिन ज्यादा हो जाए तो, अगर इंसुलिन ज्यादा दे दिए तो शुगर ज्यादा कम हो जाएगी। चलो इसके बाद वो जो फीडबैक पुनर्भरण प्रक्रिया होती है उसके बाद फिर करते हैं आगे। तो अब इसके बाद में जो अगला हमारा आखिरी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, और जो हार्मोन है, सॉरी एंजाइम नहीं, यहाँ एंजाइम बोल के याद आ गया एकदम से, हार्मोन है वो, उसकी बात हमें अब कर लेते हैं। उसके बारे में सबसे ज्यादा दिया गया है और आपके हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। जो अगली ग्लैंड है वो है एड्रिनल, अधिवकर ग्रंथि। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने इसका नाम याद करना आपको सिखाया था, तो अब इस लेक्चर के अंदर वो काम मैं करूंगा नहीं। सबसे पहले इससे कौन सा हार्मोन आता है, कौन सा आता है, एड्रेनल। कौन सा आता है, इसी के नाम का है एड्रेनलिन। कौन सा है, एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनल हार्मोन। अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। छोड़ो, इसके फंक्शन एक लाइन का है, कोई ज्यादा बड़ी बात ही नहीं है, सिर्फ सीधा सा है एक लाइन का। इसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। ये जो है ये इमरजेंसी हार्मोन है। अब आप देख लो इमरजेंसी के अंदर क्या क्या करते हो, मतलब आपातकालीन कंडीशन आ गई तो क्या करते हो, आपके सामने शेर आ गया, आपके सामने शेर आ गया, तो आपको डर लग रहा है, आप क्या सोचोगे, अगर पीछे दीवार है तो आप क्या सोचोगे, मैं इससे लड़ लूं और इसको हरा दूं, और कुछ नहीं है, पीछे जगह खाली है, तुम भाग सकते हो, तो आप पहले ये क्या सोचोगे, भाग जाऊं। इमरजेंसी कंडीशन आ गई, शेर सामने है, अब दो ऑप्शन है, भागना या लड़ना। वैसे दोनों विपरीत कंडीशन है, पर लड़ोगे तब भी आपको क्या चाहिए, एनर्जी, और भागोगे तब भी क्या चाहिए, एनर्जी, ऊर्जा की जरूरत दोनों कंडीशन के अंदर है। और सुनना, ऊर्जा के साथ साथ आपको क्या चाहिए, मैं भाग रहा हूं तो हार्ट बीट, हृदय की धड़कन बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि मेरी मसल्स काम कर रही हैं, मेरी मांसपेशियां काम कर रही हैं, और काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। और ऊर्जा कहां से आती है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से। कहां पढ़ा था, लाइफ प्रोसेस के अंदर। पढ़ा आपने वो लेक्चर, नहीं पढ़ा तो लाइफ प्रोसेस के अंदर जाके देख लीजिए, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वाला, वहां पे हमने बताया है कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से कितनी एनर्जी मिलती है और किस प्रकार से एनर्जी मिलती है, आप लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में जाके पढ़ सकते हो। तो वो बात छोड़ो, तो क्या हुआ, शेर दिखा और मैं भागा, तो भागा तो क्या, ऊर्जा की जरूरत पड़ी, तो हार्ट के ऊपर काम हुआ। हार्ट के ऊपर क्या काम हुआ, हार्ट बीट बढ़ी। क्यों, ऑक्सीजन की आपूर्ति करवानी थी, सेल के पास ऑक्सीजन आएगी तभी तो एनर्जी बनेगी। अब मेरे हार्ट ने, हृदय ने, हमने इसी प्रकार का हृदय बनाया था, इसने तो क्या अपना पंप करके इसने तो ऑक्सीजन पहुंचा दी, पर यहां सेल, मान लो ये सेल है, यहां सेल के पास ऑक्सीजन आ गई,
पर इसके पास ही कमी होगी, यहां ही नहीं आ पा रहा है। यहां कहां से आता है, कहां से आता है, एल्विलाई से। और एल्विलाई में कहां से आता है, मैंने ये सब आपको लाइव प्रोसेस में बता रखा है, तो मैं फिर नहीं बताऊंगा। एल्विलाई में आता है मतलब रेस्पायरेशन से, मतलब कहां से आता है, रेस्पायरेशन से। तो श्वसन से आता है। इन सब की हमने पिछले लाइव प्रोसेस में बात कर ली है, मुझे लगता है आप सब पढ़ के आए हो। तो हमें रेस्पायरेशन भी बढ़ाना पड़ेगा, हमें रेस्पायरेशन बढ़ाना पड़ेगा। देखो डिपेंडेंट है, एक चीज याद कर ली, इमरजेंसी हार्मोन और शेर सामने है, तो क्या करोगे, हार्ट बीट बढ़ी और रेस्पायरेशन बढ़ाओगे। रेस्पायरेशन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा आपको, रेस्पायरेशन के लिए, रेस्पायरेशन क्या करोगे, डायफ्राम, क्या करोगे, डायफ्राम, और इसके साथ ही आप रिब्स, जो आपकी पसलियां हैं, उनकी मांसपेशियों, उनकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाओगे और उनके अंदर ज्यादा गति करवाओगे, जिससे क्या हो, जिससे क्या हो, ज्यादा ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ पाए, और अंदर आएगी तो ब्लड के थ्रू हार्ट से होते हुए कहां जाएगी, सेल के पास, सेल के पास जाएगी तो वहां ऊर्जा बनेगी, ऊर्जा बनेगी तो आप ज्यादा भाग पाओगे। अब इतना हो गया। अब एक चीज बताओ, आपकी इमरजेंसी कंडीशन है तो उस टाइम पे डाइजेशन जरूरी है क्या, पाचन जरूरी है क्या, जरूरी है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है उसे यूज कर लो ना, अभी जो है उसे यूज कर लो, और तो बाद में ले लेना, जब आप आराम से बैठे हो तब डाइजेशन कर लेना। अभी इमरजेंसी कंडीशन है तो जो है उसे यूज कर लो। तो आप क्या करोगे कि सारी शक्ति, जो आपकी जो सारी शक्ति है वो किधर लगा दोगे, भागने के अंदर लगा दोगे। तो क्या होता है कि तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर, और इसके अलावा जो आपकी स्किन होती है, वहां की जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, वहां की जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके अंदर क्या करवाते हैं, जो छोटी रक्तवाहिनियां होती हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, मतलब संकुचन करवाते हैं। उसका क्या फायदा होता है, संकुचन का क्या फायदा होगा कि यहां ब्लड नहीं जाएगा। क्यों? हमें जरूरत ही नहीं है भैया, इमरजेंसी कंडीशन है। डाइजेशन करा के क्या करूंगा, अगर मर गया तो डाइजेशन करवा लिया, मर गया तो डाइजेशन का क्या करना है, तो ये काम नहीं, ये नहीं जरूरी है। अभी हमें ये काम करना है। क्यों? क्योंकि हमें सेल तक ऑक्सीजन पहुंचानी है, जिससे अधिक ऊर्जा मिल पाए। बात पल्ले पड़ी, पल्ले पड़ी। अब हमने जो इलेक्ट्रिक इंपल्स और केमिकल इंपल्स में अंतर बताया, वहां पे हमने इलेक्ट्रिकल इंपल्स की एक क्या बताई थी, कमी बताई थी, वो अब समझ में आई होगी आपको। अगर मैं ये इंफॉर्मेशन एड्रिनल ग्लैंड से, अगर एड्रेनलिन हार्मोन ना स्रावित करके मैं इंफॉर्मेशन आपको वहां से न्यूरॉन के द्वारा दूं, ब्रेन से होते हुए, अगर मैं ये काम यहां थोड़ा लिखता हूं मैं, अगर ये काम मैं ब्रेन से होते हुए, यहां से ब्रेन से होते हुए अगर ये इंफॉर्मेशन मैं इतने पार्ट्स को दूं, इतने हार्ट के पास जाऊं, रेस्पिरेशन की मसल्स के पास जाऊं, डाइजेस्टिव सिस्टम के पास जाऊं कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, आप ये काम करो, तो कितना टाइम लग जाएगा। और इसके साथ ही जो न्यूरॉन है वो सीमित है, मतलब सीमित जगह तक जाते हैं। तो ये हमें क्या पढ़ा था केमिकल सिस्टम की। केमिकल सिस्टम में क्या हुआ कि जैसे एड्रेनलिन हार्मोन निकला, ये सीधा ब्लड के अंदर चला गया। किसके अंदर चला गया? ब्लड के अंदर। तो जैसे ही ब्लड के अंदर गया, ब्लड तो पूरी बॉडी में जाता है, पूरी बॉडी में जाता है, तो सभी सेल्स को पता चल गई कि भाई इमरजेंसी कंडीशन होगी, तो हमें काम करना चाहिए। तो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया और ये सारी फिल्म चली। पूरी फिल्म समझ में आई और ये भी समझ में आया कि जो हमने न्यूरॉन सिस्टम की जो कमी पड़ी थी वो किस किस प्रकार हमने आपको समझाई। क्योंकि अगर न्यूरॉन यहाँ होते तो वो सीमित होते, पर केमिकल के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन चली गई। इंफॉर्मेशन चली गई, इमरजेंसी कंडीशन भी चली गई, इंफॉर्मेशन भी चली गई, इमरजेंसी कंडीशन भी चली गई। इनको कम करने वाला तो होना चाहिए। चलो इससे नहीं, आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया गया है मैं तुम्हें उसी से समझाता हूं, क्योंकि आप तो एनसीईआरटी पढ़ोगे। अब इससे समझा दूंगा तो आपको समझ में भी आ भी जाएगा, तो भी आप लिख के तो वही आओगे। भाई एग्जाम में आया तो लिख के तो वही आओगे। तो इनको अगर कंट्रोल करना है, इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम प्रेजेंट होता है, इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं हम फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। आप तो फीडबैक देते नहीं हो,
पुनर्भरण प्रक्रिया या क्रियाविधि। फीडबैक दिया करो, आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर कैसा पढ़ाते हैं, हम कैसा पढ़ाते हैं, क्योंकि आपके मोटिवेशन की भी जरूरत है, हमें पड़ती है। आप चाहिए हम अच्छा पढ़ाते हैं, बुरा पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, आपके मन में जो भी आ रहा है, आपके कितने सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो कि सर अच्छा पढ़ा रहे हो या बुरा पढ़ा रहे हो, और ये कमी रहेगी। 10-15 सेकंड में अच्छे इंप्रूवमेंट हो सकता है, या अगर हमें भी अगर आप अच्छा लिखोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी अच्छा करेंगे। चलो फीडबैक मैकेनिज्म की बात करते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि जैसा हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, उससे एंडोक्राइन ग्लैंड की जो सेल्स होती हैं, वहां पे जो रिसेप्टर होते हैं, वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है और हमें करना क्या है। जैसे समझना कि ग्लूकोज की मात्रा या शुगर की मात्रा आपके ब्लड के अंदर बढ़ गई, शुगर बढ़ी ब्लड के अंदर, तो पेनक्रियाज की सेल को, जो पेनक्रियाज की जो सेल थी, उसको पता चल गया कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ गया है, तो मुझे शुगर लेवल कम करना है। तो पेनक्रियाज की सेल क्या करेगी? इंसुलिन स्रावित करेगी। मतलब शुगर बढ़ा तो इंसुलिन भी बढ़ गया, और ये क्या कर देगा? शुगर के लेवल को कम कर देगा। फिर क्या हुआ? कभी आपने खाना ही नहीं खाया और आपके ब्लड के अंदर शुगर की लेवल जो है, शुगर जो लेवल है वो कम हो गया। तो अगर शुगर का लेवल कम हो गया, चलो दूसरी तरीके से समझाते हैं। आप किसी शादी में गए, फ्री का खाना मिल गया। शादी का खाना कौन छोड़ता है? तो जैसे शादी में गए, फ्री का खाना मिला, आपने दबार मिठाई खा ली। जिस दिन दबार मिठाई खाई, शुगर एकदम से बढ़ गई। तो आपकी बॉडी को पता चल गया कि फ्री का खाना था आज, फ्री का बराती बनाया आज, तो फ्री के खाने को कंट्रोल करूं मैं। इसने तो खा लिया, मुझे तो कंट्रोल करना है, मेरी तो बॉडी है, तुम्हारी कहाँ है? तुम्हें तो खाना फ्री मिलना चाहिए। तो उसने क्या किया? इंसुलिन बढ़ा के आपके शुगर को कम कर लिया। अब क्या हुआ कि ये आपके पता चला कि 2 दिन बाद में फिर शादी है, तो आप 2 दिन तक भूखे बैठे हो, 1 दिन तो रह गए, दूसरे दिन आपकी हालत है खस्ता हो गई, पर फिर भी पता है शाम को तो मिलेगा, दोपहरी तो ही है, 12 बज गए, 2 बजे तक और रह लेंगे, 4 बजे तक रह लेंगे। तो उस टाइम पे बॉडी को पता चल जाएगा कि ये पता नहीं कब खाएगा, मुझे तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बॉडी क्या करेगी? जैसे शुगर कम हुआ, बॉडी क्या करेगी? इंसुलिन भी कम कर देगा। इंसुलिन कम होने का मतलब जो ब्लड से ग्लूकोज सेल के अंदर जाती है वो कम हो जाएगी। जो ब्लड से ग्लूकोज जाती है वो कम हो जाएगी, तो उसका यूज ज़्यादा हो पाएगा, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। तो फीडबैक मैकेनिज्म आपको समझ में आई? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर तो आप बता सकते हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आप बेफिक्र होकर कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए कि वो भी पढ़ सके, और वीडियो को लाइक कर देना अच्छे लगे तो, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। चलो जय हिंद, जय भारत। अब अगले लेक्चर के अंदर हम आपको मिलते हैं।